नमस्कार डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरबीएसई बोर्ड की ग्रामर से संबंधित। इससे पहले हमने चर्चा करी थी सिलेबस के विषय में। आरबीएसई 10th बोर्ड का सिलेबस देखा था और आज हम इसके अंदर से टॉपिक लेंगे और आपके लगभग टॉपिक चलते हैं, आपकी 5 टॉपिक चलते हैं, जिनमें से एक तो टेंस है, जिसमें वर्ब करेक्ट फॉर्मेट टेंस है। दूसरा आपका चलता है रिपोर्टेड स्पीच और तीसरा चलता है वर्ब कंकॉर्ड सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड और चौथा जो है आपकी टॉपिक है मतलब पैसिव वॉइस वगैरह जो है, और पांचवा जो है वो आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले जो आपको सरलता समझ में आ जाए और वो टॉपिक लेते हैं, वो है फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन कितने प्रकार के हैं, किस तरह से होती है, हम देखेंगे। या टैग क्वेश्चन ये टॉपिक चलता है। अब मोस्टली हम देखते हैं तो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरे हैं जो होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, whom, whose, which, where, ये होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसके अंदर से मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होती है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा। और ये अगर आप समझ गए तो आपके इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एक बार समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि 2 तरह से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, डू, डज, was, were, has, have, had, will और shall। ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी के अंदर हेल्पिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है मॉडल। एक्चुअली मॉडल हेल्पिंग होती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिनके अंदर जैसे मस्ट है, कैन है, मे है, कुड, ठीक है। ये विल, सेल, शुड, इस मॉडल्स में भी आती हैं। तो ये सारी जो है मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब से समझ। तो ये 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन दोनों से अगर स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से फ्रेमिंग। अब ये कैसे बनते हैं, किस तरह से स्टार्ट होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम इनको देखता है हेल्पिंग वर्ब के अंदर पहला रूल्स होते हैं। इसके अंदर मैं 4 रूल्स आपको इसमें बताऊंगा। 2 रूल्स जो है वर्ब से संबंधित होंगे, मेन वर्ब से संबंधित। तो ये पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। तो सबसे पहले अगर आपके पास में क्वेश्चन दे रखा हो, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें सिस्टम होता है, अधिकांश अपने को पेपर में क्या होता है क्वेश्चन देते हैं, इसमें क्या देते हैं, आंसर देते हैं। अगला नियम है उत्तर का प्रारंभ यदि यस या नो से हो, वाक्य में मेन वर्ब के साथ ऐसे जुड़ा हो तो उत्तर का जो प्रश्न का प्रारंभ है वो हम 10 साइड कैसे करेंगे, देखिए हम कैसे करेंगे उसके बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे यस ही राइट्स ए लेटर। ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब यहां अपन क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। अब इसका कैसे प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले अपन इसे बनाते हैं तो इसका एक नियम है कि उत्तर में दिए हुए यस या नो को हटा देंगे। क्या करेंगे, यस या नो को हटा देंगे और जो क्वेश्चन है उसका प्रारंभ हम करेंगे इससे 10 से, जैसा कि अपन ने नियम लिखा है। तो सबसे पहले डज लिखते हैं। डज के बाद में जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब के पास आते हैं यानी हेल्पिंग लगाते हैं, उसके तुरंत बाद ही हमको वाक्य के यानी आंसर के शुरू में आना है। अब जब आंसर के स्टार्ट में आएंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि हमने ये लिखा है कि अगर यस या नो से प्रारंभ होता है तो जब अपन इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो यस या नो को हटा देंगे। तो सबसे पहले यस आया, यस को हमने क्या किया, हटा दिया। इसके बाद में क्या आएगा, ही। तो ही को ऐसे कैसे उतार देंगे, ही आया। अब आता है राइट, तो इसके साथ ऐसे जुड़ा है। हम क्यों करें इसको, यस से मतलब 10 से प्रारंभ क्यों करें, क्योंकि इसके साथ में एज जुड़ा हुआ है। राइट के साथ क्या जुड़ा है, एज जुड़ा है। एज जुड़ा हुआ तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो 10 से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ से चले ही को उतार लिया, फिर राइट। तो राइट्स के अंदर क्या होता है कि अगर ऐसे लगाया और 10 से हम क्वेश्चन को प्रारंभ कर रहे हैं
तो ऐसे इसको हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डज ही राइट, उसके बाद में इलेक्टर हो जाएगा और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन बना, डज ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है? आंसर था यस ही राइट्स ए लेटर, हाँ वह एक पत्र लिखता है। तो आपके समझ में आएगा, अगर डज से प्रारंभ होते हैं, यदि हमें डज का क्वेश्चन का बनाना है तो सबसे पहले ये देखना है कि पहले नियम को समझ लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन का प्रारंभ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको लगे यदि उत्तर का प्रारंभ यस या नो से हो, यानी कि आंसर का जो स्टार्ट है वो यस नो से होता है और उस वाक्य के अंदर मेन वर्ब के साथ में ऐसे जुड़ा हो, मेन वर्ब जो होती है जैसे खाना पीना उठना रोना धोना जो भी होती है मेन वर्ब्स होती है, मेन वर्ब के साथ क्या जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, तो प्रश्न का प्रारंभ किससे करेंगे, डज से करेंगे और मेन वर्ब के साथ लगी जो ऐसे ऐसे उसको हटा देंगे और यस या नो जो दिया हुआ है वाक्य में उसको भी हटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वाक्य का प्रारंभ किससे होगा, यानी क्वेश्चन का प्रारंभ किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो एक पैटर्न है, आप लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, इस फार्मूले से आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे। देखिए हमने ये लगाया, इस फार्मूले से ही बन गया। अभी मैं आपको एक नो वाला दिखा देता हूँ। जैसे हमने लिखा है कि आंसर अपने पास में नो, आई नो ही डज नॉट ईट मैंगो। हमने ये सेंटेंस लिया, ये आंसर दे रखा है। अब इसके अपने को क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के क्या करेंगे, आंसर से शुरू करेंगे। तो आंसर में दे रखा है, मैंने कहा था कि अगर उत्तर का प्रारंभ यस या नो से हो तो उत्तर का प्रारंभ यस या नो से है, पहचान अपनी यही है। इसके बाद में अगर मुख्य क्रिया के साथ में ऐसे जुड़ा हो तो इसमें मेन वर्ब जो है वो ईट है, ऐसे नहीं जुड़ा है, लेकिन पहले से यहाँ पे हेल्पिंग दी हुई है। अगर पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब आंसर में दी हुई हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब से अपन इसको प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसके अंदर 2 करते हैं, ये 1 कर दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पास जाएंगे, मेन वर्ब के पास में गए तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से है, इसके साथ ऐसे नहीं जुड़ा है, होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, तो क्योंकि डज के साथ जुड़ा, डू के साथ जुड़ा, तो ये हेल्पिंग वर्ब। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन को प्रारंभ करेंगे, डज का जो डी है वो बड़ा कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आता है। इसके बाद में क्या करेंगे, डज के बाद में फिर जैसे ही मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, उसके तुरंत बाद हम आंसर के प्रारंभ में आ जाएंगे। याद आएंगे, हमने बात करी थी कि यस नो आता है तो उसको हटा देंगे, तो नो को अपन हटा दिया। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट। इससे इस फार्मूले से देख लो जी, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए, उसके बाद लगाए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ही, अपन ने नो को छोड़ दिया। अब इस डज को अपन लिखें, यदि इसके बाद लिखें, लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि इसको पहले हमने लिख दिया, तो ये 2 बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। इसके बाद में नो और नोट दोनों आते हैं, तो दोनों को ही हटा देते हैं, नो को भी हटा देते हैं और नोट को भी हटा देते हैं, तो ये बैठ गया। इसके बाद क्या हुआ, ईट बचा, यानी कि मेन वर्ब जो से कि अपन ने पैटर्न में देख रखा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, और क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, डज ही ईट मैंगो, क्या वह आम खाता है, और इसका उत्तर आया नो, ही डज नॉट ईट मैंगो, वह आम नहीं खाता है। तो आपको पहला पैटर्न समझ में आएगा, पहला रूल समझ में आएगा कि पहले रूल में ये कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं अगर आपको समझ में आया हो तो, यदि किसी भी आंसर का जो प्रारंभ है उसके अंदर यानी शुरुआत जो है वो यस या नो से हो, किसी भी आंसर में स्टार्ट जो हो रहा हो यस या नो से हो रहा हो, और मेन वर्ब के साथ में एस या एस जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसे जुड़ा है तो प्रश्न का प्रारंभ हम डज से करेंगे, किससे करेंगे, डज से करेंगे, और डज के आगे डज से प्रारंभ करेंगे, डज से लगाते हैं हम वाक्य के शुरू में आ जाएंगे। शुरू में आते हैं हमने जो यस या नो है उसको हटा देते हैं, यस या हो, नो हो या नोट हो, इन सभी को हटा देते हैं, और फिर सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब रखते हैं, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट तो मेन वर्ब रखेंगे, उसके साथ जो ऐसे जुड़ा है जब डज से प्रारंभ करेंगे तो ऐसे इसको हटा देंगे। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 इसमें देखिए, यदि उत्तर का प्रारंभ किससे हो, यस या नो से, जैसे पहले वाले में था वैसे ही हो, और
वाक्य में मैनर की फर्स्ट फॉर्म अकेली दी हो, अकेली का मतलब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तथा उसके साथ नहीं कोई एस जुड़ा हुआ हो, तो प्रश्न का प्रारंभ किससे करते हैं? डू हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। किससे करते हैं? डू से करते हैं। जैसे आंसर लिखते हैं। अब इसको समझाने से पहले मैं एक बार और समझा दूं। आपको कुछ प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस तो आप जानते हैं। प्रोनाउंस में क्या होता है? जैसे आई आ गया या बी आ गया, अगर आंसर में ये दे रखा है तो इसको बदल देंगे हम यू। और अगर आई यू जो है अगर आंसर दिया है तो उसको क्वेश्चन बनाते समय किसमें बदल देंगे? आई या बी में किसी एक में से बदल देंगे। इसी तरह जैसे मान लीजिए इसमें आता है तो इनमें आता है, इनमें से कोई आता है तो यू बदल जाएगा, और इनमें से कोई आता है तो ये इसमें बदल जाएगा। साथ ही अगर मान लो माई आता है, योर में बदल जाएगा, और योर आता है तो माई में या और में बदल जाएगा। माई या और में बदल जाएगा योर, और योर ये दोनों इसमें बदल जाएंगे, ये इसमें बदल जाएगा। इसी तरह से आता है मी या अस, ये दोनों आते हैं तो ये बदल जाएंगे यू, और यू बदल जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट की जगह, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में होगी। ठीक है। और जो ही सी इट है इनमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि अपने पिछले वाक्य में लिखा ही सी इट जो दे वगैरह है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे अपने पिछले वाक्य में अपने ही को कोई चेंजेबल नहीं किया था, और बाकी सब वाक्यों में अपने चेंजेबल किया, यानी चेंज किया। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आंसर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यस आई राइट ए लेटर, इसका मतलब हुआ कि हाँ आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। हाँ मैं एक पत्र लिखता हूँ। किसने बनेगा? क्या तुम एक पत्र लिखते हो? किसने बनेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया अगर पहले आंसर में ढूंढेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पैटर्न अपना क्या था? पैटर्न था, मैंने पैटर्न लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। पैटर्न देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये अपना पैटर्न था। तो सबसे पहले क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इसके अंदर देखेंगे, आंसर से पता करेंगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। आंसर में जब जाएंगे तो हमने देखा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम करेंगे वर्ब से पता, इससे पूछेंगे बताओ कौन सी सही क्रिया है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ है। तो इससे पूछेंगे तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पे एस या जुड़ा होता तो डजंट, लेकिन एस नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली हो, अकेली है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई एस नहीं जुड़ा है, तो ये फिर प्रारंभ होगा डू से। किससे प्रारंभ होगा? डू से। और डू का कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि वाक्य का प्रारंभ किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होता है। अब जब डू से प्रारंभ किया तो हम देखते हैं, अब जैसे मैंने कहा था कि जैसे हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो हम आंसर के शुरू में आ जाएंगे, यानी ये जो सेंटेंस है उसके शुरू में आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे, यहाँ आते हमें पता चला कि यस या नो होता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो यस को हमने हटा दिया। ये क्या है? आई है। आई को हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि सब्जेक्ट रखो, तो सब्जेक्ट की जगह आई है। आई को हम यहाँ लाएंगे तो हमने कहा था कि आई और बी इनमें से कोई सा आ जाता है, किस में चेंज होता है? यू में चेंज होता है। तो आई इसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि आई का मतलब है मैं से कहा भाई तुम चलो, ये वाला नहीं जाएंगे, तुम जाओ, तो इसने यू को भेज दिया। तो आई की चेंज किसमें हो गया? यू में, जैसा कि हमने बताया था आपको पहले। अब आता है राइट। राइट के अंदर मेन वर्ब की वही फॉर्म आएगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ए लेटर आ जाएगा। ए लेटर के बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बन गया डू यू राइट लेटर, क्या आप एक पत्र लिखते हैं? तो आंसर क्या है? यस आई राइट ए लेटर। इसी तरह से मैं आपको एक नोट वाला बता देता हूँ, वो नोट वाला बता देता हूँ। इसी तरह से मैं आपको एक नोट वाला बताता हूँ, नो वाला देखता हूँ। तो जैसे मान लो नो वी ईट, नो वी डू नॉट ईट मैंगो। आपको दिख रहा होगा, ये आपका आंसर है। ये कह रहा है नो वी डू नॉट ईट मैंगो। तो यहाँ पे अपन अगर बात करेंगे, इसको अगर हम बनाएं तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले पैटर्न के अनुसार हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग में आप पता करेंगे, अगर हेल्पिंग कहाँ है, हेल्पिंग पहले से अपने को दिख रही। मैंने बताया कि अगर वाक्य में पहले से हेल्पिंग वर्ब हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे।
तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब इसमें दे रखा है डू का पहला लेटर कैपिटल में और हमने लिख दिया डू। अब जैसे ही हेल्पिंग लगेगी उसके बाद हम शुरू में आ जाएंगे आंसर के। आंसर में शुरू में आया तो हमको लगा नो, नो को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, यस या नो नॉट कुछ भी हो तो हटा देते हैं। फिर हम गए वी के पास, वी के पास गए तो हम वी को किस में चेंज कर देते हैं, यू में, तो वी हो जाएगा यू में चेंज हो जाएगा। और डू, डू को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको पहले रख दिया इसलिए इसको नहीं रखेंगे, ये यहाँ से। नॉट को नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि नो और नॉट दोनों ही हटा देते हैं। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि अपने पैटर्न में है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कौन सी है, ईट, ईट को अपने यहाँ रख दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रख दिया अपने मैंगो, और इसके बाद में रख दिया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाया, ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा बन गया। डू यू ईट मैंगो, डू यू ईट मैंगो मतलब क्या आप आम, क्या तुम आम खाते हो। इनका नो वी डू नॉट ईट मैंगो, नहीं हम आम नहीं खाते। तो इस तरह से ये पैटर्न आपका दूसरा रूल कंप्लीट होता है। यानी रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि उत्तर का प्रारंभ यस या नो से हो और उत्तर में अकेली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, यानी उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, केवल सेकंड फॉर्म दी हुई हो, तो हम क्वेश्चन का जो प्रारंभ है वो डिड से करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब से, डिड हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। और जब डिड से हेल्पिंग वर्ब से करेंगे तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड से शुरू करेंगे, उसके बाद में उसमें दिए हुए यस या नो को हटा देंगे, नो या नोट जो भी होता है उसको हटा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो डिड लगाएंगे तो डिड लगाने के बाद में डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी जब क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए कैसे बदल जाएगी, एक क्वेश्चन करता हूं आपको। देखिए हम इसी को लेते हैं, यस ही रोट ए लेटर, ये आ गया आपका आंसर। अब बनाएंगे अपन इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले यही पैटर्न लेंगे हम, सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें से ढूंढेंगे, यहां दे रखी है, अगर दे रखी है तो कोई उठा के लगाएंगे, नहीं दे रखी है तो फिर हम वर्ब से बता देंगे। तो सीधे चलेंगे वर्ब, वर्ब ये है रोट, तो राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, तो रोट जो सेकंड फॉर्म है तो हमारा नियम क्या है, यदि उत्तर का प्रारंभ यस या नो से हो तो यस या नो से है, तथा वाक्य में कौन सी तरह मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्वेश्चन का प्रारंभ किससे करेंगे, डिड से करेंगे, किससे करेंगे, डिड से करेंगे, तो यहां लिखेंगे अपन डिड, ये हो गया डिड, डिड लिख दिया। अब डिड के बाद में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे भी हम हेल्पिंग लिखते हैं उसके तुरंत बाद ही हम वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं, तो यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद में यस से पूछेंगे कि यस बोलेगा नहीं, ये तो नहीं, इसका मतलब यस या नो को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो ये हटा दिया यहाँ से। फिर आएंगे हम सब्जेक्ट, जैसा कि इस पैटर्न में है, तो सब्जेक्ट कौन है, ही, ऐसे लिख देंगे। रोट, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और नियम में क्या लिखा हमने, यहाँ लिखा कि यस या नो को हटा देंगे और मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, तो ये जो सेकंड फॉर्म है इसको हम क्या फर्स्ट फॉर्म में देंगे, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, क्या होती है, राइट, तो ये हो गया डिड ही राइट, और क्या बोला, ए लेटर, ये लिख दिया, और फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ऑब्जेक्ट के बाद में। तो आपका क्वेश्चन बना डिड ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है, यानी क्या उसने एक पत्र लिखा, तो इसमें उत्तर आया यस ही रोट ए लेटर, हाँ उसने एक पत्र लिखा। तो सेकंड फॉर्म देखो मेन चीज इसमें ये क्या ध्यान देनी होगी, पहली बात है कि अगर सेकंड फॉर्म होगी तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और यस या नो नॉट जो भी होता है उसको हटा देते हैं। सेकंड फॉर्म जब होती है उत्तर के अंदर अकेली दी हुई बिना हेल्पिंग वर्ब के, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं होती, तो उसका जो स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन को तो हम डेट से शुरू करेंगे। तो ये हो गया। अभी एक नोट नो वाला भी बता देता हूं आपको, देखिए आंसर नंबर 2 लिखते हैं। नो वाला क्या है, नो आई डिड नॉट लाइक मैंगो, ये हो गया। ये कह रहा है कि नो नहीं, आई डिड नॉट लाइक मैंगो, मैं आम पसंद नहीं करता हूं। तो अब हम चलते हैं इसको क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन बनाने के लिए जब क्वेश्चन बनाते हैं यानी आंसर से क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम आएंगे वाक्य के स्टार्ट में आएंगे तो अपना पैटर्न ये काम करेंगे। सबसे पहले है इधर से तो हेल्पिंग लगाएंगे, और जब आएंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, पहले इसमें देखेंगे इसमें है तो वो लगा देंगे, नहीं है तो हम वर्ब से पता करते हैं। तो पहले से इसमें दे रखिए डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो डिड को अपन लगाए यहाँ,
ये लगा दिया। डी लगाने के बाद में हम वाक्य के स्टार्ट में आ जाएंगे। स्टार्ट में आते हैं हम क्या करेंगे, नो को देखेंगे। नो नहीं मना कर दिया, नहीं जाएगा। इसके बाद में आ गया आई। आई को मैंने बताया था कि अगर आई और बी होंगे तो दोनों किस में बदल जाएंगे, यू में बदल जाएंगे। तो आई बदल जाएगा यू में। और डिड जो है इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको पहले हम लिख चुके हैं, पहले आ गए, पहले आ गए। इसके बाद लाइक है, लाइक लाइक कैसे कैसे आ जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसके बाद आएगा मैंगो, ये भी लिखेंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देखिए, डिड यू लाइक मैंगो, क्या आप आम पसंद करते हो? नो आई डिड नॉट लाइक, सॉरी या मैं नोट लिखना भूल गया, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। नॉट लाइक मैंगो। अब देखिए इसको, तो हम सबसे पहले आएंगे, जैसे हम इसको करेंगे तो पैटर्न लेंगे, पहले हेल्पिंग और हेल्पिंग यहाँ से लगेंगे। तो यहाँ पे दिख रही है अपने को डिड, डिड को पढ़ने शुरू में लिख लिया। डिड को लिखने के बाद में हम जाएंगे वाक्य के प्रारंभ प्रारंभ के, जब तो यहाँ क्या है नो, नो को हमने क्या कर दिया, नो को क्रॉस कर दिया कि यस नो नोट ये नहीं लिखते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो अपना दे रखा आई, आई बदल जाता है आई और बी होता है तो यू में बदल जाता है। तो यहाँ क्या होगा, आई बदल जाएगा यू में आ गया। और डिड को हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है नोट, नोट भी नहीं आएगा। और इसके बाद में लाइक, लाइक लिख देंगे अपन और मैंगो लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाक्य बन जाएगा आपका नो। देखो ये था क्वेश्चन, आंसर क्या था, नो आई डिड नॉट लाइक मैंगो, नहीं मैं आम पसंद नहीं करता हूं। अब क्वेश्चन क्या बना, ये कहना नहीं आई डिड नॉट लाइक मैंगोज, मैंने आम पसंद नहीं किया। ठीक है, डिड यू लाइक मैंगो, क्या तुम आम पसंद करते थे या तुमने आम पसंद किया? उसने कहा कि मना किया कि नहीं किया। ठीक है, ये मतलब पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इस तरह से अपन इसको बना देंगे, डिड यू लाइक मैंगो। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3 कंप्लीट। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता है कि यदि पहले से ही आंसर में कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, पहले से ही अगर आंसर में कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसी हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन को प्रारंभ करेंगे और बाकी पैटर्न ये जो है इसके हिसाब से लिख देंगे। तो जैसे देखिए हम देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट लिखते हैं, यस ही इज रीडिंग ए बुक, ये अपना आंसर है, यस ही इज रीडिंग ए बुक। अब इससे क्वेश्चन बनाना, अपने क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने अपने नियम क्या लिखा है, अगर पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब से अपन क्वेश्चन को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब देंगे, हेल्पिंग वर्ब है इज, क्या है इज, तो इज को हम यहाँ लिखेंगे, इज लिखा। उसके बाद जैसे मैंने हर नियम में मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसके तुरंत बाद आप आंसर के पहले यानी प्रारंभ में चले जाएंगे। तो प्रारंभ में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है यस, तो यस और नो नोट को हम लिखते नहीं है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, ये छोड़ दिया। इसके बाद जाएंगे इज, ये ही लिखेंगे, ही, और इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको पहले से लिखा हुआ है। फिर क्या लिखेंगे, रीडिंग। और इसमें ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो पहले से दी हुई हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी मेन वर्ब आएगी, कोई सी भी आए, फर्स्ट फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए, थर्ड फॉर्म आए, जो भी आएगी वही फॉर्म इसके साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रीड प्लस आईएनजी जुड़ा हुआ है तो ये ऐसे कैसे आएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसके बाद में ए बुक हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इज ही रीडिंग ए बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये कहेंगे यस ही इज रीडिंग ए बुक, हाँ वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो इससे अपन ने क्वेश्चन बनाना सीखा है। अभी इस तरह से एक दूसरा क्वेश्चन आपको और दे देता हूं मैं, जो नो नोट वाला होता है, इसलिए कि नो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये क्वेश्चन दिया अपन। अब ये क्वेश्चन दिया नो नोट वाला है तो यहां लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 और इससे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या दे रखी है, पहले से दे रखी है एम। तो क्या हम एम लगाए, एक बार देखते हैं, एम लगा देते हैं। ठीक है, एम लगाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाक्य के स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में है क्या हुआ, नो, नो को क्या करते हैं हम लिखते हैं। यहाँ क्या है आई, आई का क्या करेंगे यू में बदल जाएगा, जैसे मैंने बताया। अब जैसे ही यू में बदलेगा
तो एम क्योंकि आई के साथ तो एम आता है, लेकिन यू के साथ क्या आता है, आर साइकिल। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर, तो ये आर में आता है। ऐसा नहीं कि एम हेल्पिंग वर्ब तो एम ही आएगी, क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो गया तो सब्जेक्ट के साथ ही उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यही एक टेंस है जिसमें आई के साथ एम आता है। और बहुवचन की अगर मतलब प्लूरल का अगर सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर का है तो सिंगुलर की आएगी। तो एम के आई के साथ एम आता है इसलिए एम आएगी, और यहाँ पे यू के साथ में आर आएगी क्योंकि ये प्लूरल का है। तो आर यू हो गया है, ये नोट नहीं लिखते हैं। प्लेइंग, प्लेइंग ऐसे ऐसे लिख देंगे, और क्रिकेट और किस मार्क लगा। तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो कह रहा है नो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। तो दोस्तों हमने आज आपको हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन टैग के विषय में बताया है। आने वाले वीडियो में हम डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन टैग भी बताएंगे, इसके बाद में टैग क्वेश्चन भी बताएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो इसके बारे में हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको और कुछ इसमें समझना हो कमेंट कीजिए, हम आपके उसके उत्तर अगले वीडियो में देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बोर्ड की तैयारी में बहुत कम समय रह गया, तैयारी में जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डिजिटल बोर्ड की चिंता मत कीजिए, जैसा बोर्ड है उसके ऊपर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, और ज्ञान कहीं से मिलना चाहिए, जहाँ से भी आता है वहाँ से ज्ञान अपने को लेते रहना चाहिए। अगर आपको अच्छी चीज़ कहीं से मिल रही है तो लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।